हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में मैं आपके DSSB काउंसलर एग्ज़ाम के लिए कुछ खास MCQ के बारे में बात करने वाला हूं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। मैं बता दूं कि इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी होते हैं। इजी कैसे कह सकता हूं कि सीधा सीधा आपके सामने क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं। नेट के एग्ज़ाम जैसे कि UGC नेट का एग्ज़ाम होता है ना, नेट के एग्ज़ाम जैसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते हैं। आप कंफ्यूज्ड हो जाएं या पता है चले कि यार ये आंसर कि वो आंसर, ये सब नहीं होता है। सीधी सी बात है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने अच्छे से एक बार चीज़ों को पढ़ रखा है, रिवाइज किया है, तो आप आंसर दे सकते हैं, तो अच्छा होता है। और वैसे पता है कि कोई पर्टिकुलर बुक तो है नहीं कि जैसे पढ़ लिया जाए और एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मेमोरी को इम्प्रूव कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कीजिए। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं। अंत तक बने रहें और देखें कि कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं और उनके आंसर क्या हो सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट अ डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग जजमेंट अबाउट अ ट्रेट इज कॉल्ड। यानी किसी ट्रेट के बारे में, किसी जजमेंट को रिकॉर्ड करने का जो डिवाइस है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं बताऊं, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द रेटिंग स्केल। आपने देखा होगा ना कि आप जब ग्रेजुएशन में होंगे तो कभी साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज किया होगा, तब आपने देखा होगा ना कि किसी चीज़ को लेके आप कम सहमत हैं, अधिक सहमत हैं, बिल्कुल सहमत नहीं हैं। इस तरह से आप अलग अलग तरीके से जजमेंट देते हैं, तो उन जजमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए हम रेटिंग स्केल का यूज करते हैं। और इसमें जो इन्वेंटरी है, वेरिएबल है, हाइपोथेसिस है, ये अलग चीज़ें हैं। हाइपोथेसिस रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम का एक टेंटेटिव एक आंसर होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। वेरिएबल के बारे में पढ़ा होगा आपने, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इन्वेंटरी भी आपका एक क्वेश्चंस का लिस्ट हो सकता है जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं किसी चीज़ को लेके। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो सीधा पूछा था अ डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग जजमेंट अबाउट अ ट्रेट। ये आपका रेटिंग स्केल आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा गया है द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग एंजाइटी कॉल्ड ब्लैंक इज टू पुश द इम्पल्स आउट ऑफ अवेयरनेस इनटू द अनकॉन्शियस। यानी एक तरीका है जिसमें हम एंजाइटी को कम करते हैं, उस तरीके को क्या बोलते हैं। और बेसिकली बताया गया कि उस तरीके में हम क्या करते हैं कि अपने इम्पल्स को, यानी जो भी चीज़ें होती हैं, थॉट्स होते हैं, उनको हम अवेयरनेस से यानी प्रेजेंट से या फिर कहें कि कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस में ले जाने का प्रयास करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है उस तरीके को। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका डिफेंस मैकेनिज्म से है। आपके सामने आंसर दिए हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन, सप्रेशन, रिप्रेशन, रिग्रेशन। मैंने चारों को यहाँ पर डिफाइन किया है। मैं आपको सिंपल से बता दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द रिप्रेशन। थर्ड ऑप्शन ये आंसर इसका सही है। रिप्रेशन में क्या होता है कि हम अनकॉन्शियसली चीज़ों को रोकना चाहते हैं या फिर अनकॉन्शियस में धकेल देते हैं, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं रिग्रेशन की, तो रिग्रेशन में क्या होता है कि कोई पर्सन अपने ओल्ड बिहेवियर पैटर्न को फॉलो करने लगता है। ऐसा क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पर लिखा भी है रिग्रेशन क्या है, इंडिविजुअल कोप्स विथ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बाय रिट्रीटिंग टू एन अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज। मान लीजिए कोई पर्सन है इस टाइम पे 35 ईयर ओल्ड पर्सन है, तो किसी प्रॉब्लम में वो क्या करेगा, बच्चों जैसा बिहेव करेगा, यानी वो ओल्ड पैटर्न को फॉलो करता है, तो वो होता है रिग्रेशन का, ठीक है। और सप्रेशन में क्या होता है, सप्रेशन कंप्लीटली हमारा होता है वॉल्यूंटरी, हम जानबूझ के चीज़ों को सप्रेस करते हैं। और रिएक्शन फॉर्मेशन पता ही होगा, रिएक्शन फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, अनकॉन्शियसली चीज़ों को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका जो रिप्रेशन है, रिप्रेशन भी अनकॉन्शियसली है और रिएक्शन फॉर्मेशन भी अनकॉन्शियसली है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि थोड़ा सा रुकिए, हाँ अब देखिए, दोनों में यानी रिएक्शन फॉर्मेशन में और रिप्रेशन में ये अंतर है कि रिप्रेशन में हम चीज़ों को धकेल देते हैं, अनकॉन्शियसली अनकॉन्शियस में डाल देते हैं, लेकिन रिएक्शन फॉर्मेशन में हम चीज़ों को रिप्लेस करते हैं। आ पर्सन अनकॉन्शियसली रिप्लेस एन अनवांटेड इम्पल्स विथ इट्स अपोजिट, ठीक है। रिप्रेशन में किसी भी चीज़ से किसी भी थॉट को रिप्लेस नहीं करते हैं, मतलब वन टाइम में हमारे चीज़ में, मन में जो चीज़ थी, हमने उसको अनकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली क्या किया, उसे दबा लिया, ठीक है, मन में धकेल दिया।
और हम बदले में कुछ नहीं करते हैं, लेकिन रिएक्शन फॉर्मेशन में अनकॉन्शियसली एक अगर जो विचार होता है उसको जब हम दबाते हैं तो उसके बदले में एक दूसरा उसके अपोजिट में निकलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है तो उसे मैं अगर चाहता हूँ और उसके बाद वो मुझे ना मिले तो उसके बारे में अपोजिट में कुछ चीज़ें बोल देना, तो वो रिएक्शन फॉर्मेशन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था दैट इज़ द रिप्रेशन। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियोरिटी इज एसोसिएटेड विथ। स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियोरिटी एक कॉन्सेप्ट है, तो बताना है किससे संबंधित है, फ्राइड से, एडलर से, हॉर्नी से, जुंग से। तो सीधा बता दूं, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये अल्फ्रेड एडलर से संबंधित है। ऑप्शन दूसरा सही होगा, अल्फ्रेड एडलर ने स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियोरिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसका मतलब ये होता है कि कोई पर्सन मोटिवेट होता है किसी भी तरीके से किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, मतलब सुपीरियर लेवल पर जाने के लिए। तो अल्फ्रेड एडलर के बारे में मैं पहले काफ़ी अच्छे से बताया था, जो प्लेलिस्ट बनाई है मैंने पर्सनैलिटी की थ्योरी की, वहाँ पे जो अल्फ्रेड एडलर के 4-5 वीडियो हैं आप देखिए। अल्फ्रेड एडलर के लाइफ को लेकर एंड उनके कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने जो वीडियो बनाए हैं उन्हें आप देखेंगे तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। सो ध्यान रखना है, स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियोरिटी इज कॉन्सेप्ट दैट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड एडलर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है बेसिक एंजाइटी इज एसोसिएटेड विथ। बेसिक एंजाइटी कॉन्सेप्ट किसने दिया था, किससे जुड़ा हुआ है, ये बताना है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन में फ्राइड, जुंग, एडलर दिया गया है, लेकिन ध्यान रखना है बेसिक एंजाइटी का कॉन्सेप्ट कैरन हॉर्नी ने दिया था। बेसिक एंजाइटी का जो टर्म है वो किसने दिया था, कैरन हॉर्नी ने। और ये क्या होता है, बेसिक एंजाइटी इज द फीलिंग ऑफ बीइंग हेल्पलेस, यानी जब हम असहाय महसूस करते हैं, है ना, हम समझते हैं कि मतलब कोई नहीं है, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, तो उस टाइम पे जो भी एंजाइटी है उसे बेसिक एंजाइटी कहा जाता है। बेसिकली ये इसलिए आती है क्योंकि उस टाइम पे पर्सन हेल्पलेस फील करता है, कोई ऐसा नहीं होता जिसको सपोर्ट करे। तो बेसिक एंजाइटी का कॉन्सेप्ट जुड़ा है कैरन हॉर्नी से, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज एसोसिएटेड विथ। ये सीधा कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव अनकॉन्शियस का, और किससे जुड़ा हुआ है ये बताना है। तो मैं सीधा बताऊं, ये जो आंसर है इसका आंसर है कार्ल युंग। यहाँ पर ये जो बोल्ड लिखा है ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये मिस्टेक है। एंड यहाँ पर ऑप्शन ए कार्ल युंग, ठीक है, आप ये मान लीजिए। तो ध्यान रखना है कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट कार्ल युंग ने दिया था, और जिसका मतलब ये होता है कि हमारे पूर्वजों से ही हमारे मन में कुछ चीज़ें अनकॉन्शियसली चलती रहती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कार्ल युंग ने दिया था, और कलेक्टिव अनकॉन्शियस यानी सामूहिक रूप से चीज़ें हमारे मस्तिष्क में आती हैं हमारे पूर्वजों से। तो आप इसे ध्यान रखना है, और भी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ सकते हैं, PDF में आप पढ़ लीजिएगा। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कार्ल युंग ने, आप ये ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमा इज एसोसिएटेड विथ। एनिमा किससे संबंधित है, मैस्लो से, फ्राइड से, एडलर से, या युंग से। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्ल युंग ने कुछ आर्कीटाइप्स डिफाइन किए थे। तो पहली बात यह है कि जो एनिमा है ये आपका युंग से संबंधित है, कार्ल युंग से। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि कार्ल युंग इंट्रोड्यूस्ड आर्कीटाइप्स। तो आर्कीटाइप्स का मतलब कि कुछ ये चीज़ें होती हैं यूनिवर्सल होती हैं, इनबॉर्न होती हैं, जो कि हमारे बिहेवियर में, पर्सनैलिटी में होती हैं, और जो कि इंसान के बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। तो जो आर्कीटाइप्स हैं, आर्कीटाइप्स आर अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस, आप ये भी समझना है। तो ये जो एनिमस है ये किसने बताया था, युंग ने, कार्ल युंग ने। देखिए क्वेश्चन एक है बट यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आर्कीटाइप्स किसने दिया, कार्ल युंग ने। आर्कीटाइप्स किसका पार्ट है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस का। एनिमस ये भी कार्ल युंग ने दिया है। इवन ये भी पूछा जा सकता है कि एनिमा क्या होता है, एनिमस क्या होता है। तो ध्यान रखना है जो एनिमा होता है, एनिमा इज अ फेमिनाइन इमेज इन द मेल साइक, यानी
एनिमा मेल से जुड़ा होता है और एनिमस फीमेल से जुड़ा होता है। ठीक है, तो एनिमस क्या है? द एनिमस इज अ मेल इमेज इन अ फीमेल साइक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? युंग। आप इसे ध्यान रखिए, और भी चीज़ें हैं उन्हें भी ध्यान रखिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है द कंडीशंस दैट प्रमोट मेंटल हेल्थ इंक्लूड, यानी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि मेंटल हेल्थ को प्रमोट करती हैं। आसान से क्वेश्चन है। यूजफुल एम्प्लॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्टरी सोशल पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन सही है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आसान सा क्वेश्चन था ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है ब्लैंक लिटरली मीन्स द पॉज इन द मूवमेंट ऑफ ब्रीथ, यानी इनमें से किसका मतलब है जहाँ पर हम मूवमेंट ऑफ ब्रीथ करते हैं। तो ध्यान रखना है, जो प्राणायामा है, प्राणायामा का बेसिकली मतलब यही होता है कि हम इसमें ब्रीथ को एक्सरसाइज करते हैं, तो मूवमेंट होता है उसका ब्रीथ का, तो ये प्राणायामा में होता है। सो करेक्ट आंसर आपका ये होगा प्राणायामा। इसके बाद और भी क्वेश्चन है द फर्स्ट मेंटल हेल्थ रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन द, तो बताना है कि फर्स्ट मेंटल हेल्थ रेवोल्यूशन शुरू कब हुआ था। आसान से क्वेश्चन है, फर्स्ट मेंटल हेल्थ रेवोल्यूशन 19वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं जैसे कि नेट में होते हैं, तो आपको इन्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। आपने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम किसी इमोशनल स्टेट में होते हैं तो उस टाइम पे हम डिफरेंट काइंड से रिस्पॉन्स करते हैं, हमारी बॉडी का डिफरेंट काइंड से अराउजल होता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, अराउजल। यानी अराउजल इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इमोशनल स्टेट। किसी पर्सन को देखकर, उसके अराउजल को देखकर आप समझ सकते हो कि उसका इमोशनल स्टेट कैसे होगा। जैसे पता है कि जब इंसान शांत होता है तब इंसान बहुत ही आराम से रिलैक्स दिखाई देता है, गुस्सा होता है तो फेस को देख के आप समझ जाते हैं, चलने के तरीके को, बोलने के तरीके को। तो अलग अलग इमोशंस में अलग अलग तरीके से बॉडी अराउज करती है, तो आपका इसका आंसर फर्स्ट सही था। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। एंड मैं आपको बता दूं कि आप एग्ज़ाम को अगर सच में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम में जो भी आपको 300 क्वेश्चन देखेंगे, आप 300 पर मत अड़े रहना। अगर आप केवल 200 सही क्वेश्चन करके आएंगे तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, उसकी वजह से लॉस होता है लोगों का, और इसलिए मेरिट इसकी बहुत कम जाती है। ओके, तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, छोटी छोटी चीज़ों को तैयार कर लीजिए और अपनी पढ़ाई में लगे रहिए।